हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है और इसमें भी हम केवल बोर्ड लेवल को ही करेंगे। ठीक है, हालांकि इसके पहले का जो है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन, वो आपका कॉम्पिटिटिव सेक्शन का प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अभी तो जैसे बोर्ड और कॉम्पिटिटिव की प्लेलिस्ट अल्टरनेटली मैं बनाऊंगा। 12th में तो काफी है, 11th में तो अभी बोर्ड की ही मैक्सिमम फोकस है। पहले एक बार वो हो जाए बेसिक्स, फिर हम कॉम्पिटिटिव में जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले जो अपने पास बात आती है, ये आती है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में केपलर से पहले की बात की जाए, थोड़ा सा और पहले की, तो हम क्या देखते हैं कि पहले ये माना जाता था, काफी पहले, कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है। फिर ये बात आ गई कि गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि नहीं भाई, सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। हालांकि हिस्ट्री में बात की जाए तो कई जगह ये भी आता है कि गैलीलियो को उसकी वजह से देश छोड़ना पड़ा। ठीक है, थोड़े से स्ट्रांग थे लेकिन काफी क्योंकि रिलीजन के अगेंस्ट हो आप, और तमाम तरह की चीजें आ गई। अलग अलग रिलीजन में बात बोली भी जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये बात प्रूव हुई थी कि फिर में टॉलमी आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, फिलोसफर आए, सबकी अपनी अपनी थ्योरी थी। किसी ने कहा अर्थ सेंटर में है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कभी और उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद से अपने न्यूटन भाई आए। न्यूटन भाई ने कहा था कि भाई मास सन का ज्यादा है और अर्थ का मास कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हैवी मास स्मॉल मास के अराउंड रिवॉल्व करे, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ये काफी हद तक ठीक भी था, काफी हद तक, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, सन सेंटर पे है, तो इसका यह मतलब है कि जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सन का, वो हमेशा क्या है, फिक्स। और अगर डिस्टेंस फिक्स है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि वेदर जो चेंज होते हैं, भाई विंटर क्यों पड़ता है? क्योंकि अर्थ सन से दूर चली जाती है। समर क्यों होता है? क्योंकि अर्थ सन के पास आ जाती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या करता है, चेंज होता रहता है। तो ये प्रॉब्लम आई, तो फिर एक हमारे साइंटिस्ट आए केपलर। तो केपलर ने एक तरह से 3 रूल्स दिए। ठीक है, तो फर्स्ट इनका जो रूल है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स लॉ प्लानेटरी मोशन में जो सबसे पहले हमारे पास आया, ये आ गया था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? तो केपलर्स ने कहा था कि जितने भी प्लैनेट होते हैं ये सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्स जो बनता है ना, उसमें रिवॉल्व करते हैं। और जो सन की पोजीशन होती है वह किसी एक प्रिंसिपल फोकस पे होती है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। ये इलिप्स की क्या होती है, मेजर एक्सिस। ये इलिप्स की क्या होती है, माइनर एक्सिस। यहां से यहां तक मेजर एक्सिस, ये क्या है, माइनर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस यहां पे। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या है, सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, मैथ का टीचर तो नहीं हूं बट थोड़ा सा बता रहा हूं। और इसके अलावा इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहां पे होता है जिसको कि S1 बोलते हैं, और एक यहां पे होता है जिसको कि हम बोलते हैं S2। 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर थोड़ा सा हम समझें कि केपलर ने कहा था कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होता है
वो क्या होता है, किसी भी एक प्रिंसिपल फोकी पर होता है, या तो यहां होगा या तो यहां। दो सन तो है नहीं कि एक यहां आ गया एक यहां आ गया, एक ही सन से तो गर्मी से परेशान है हम लोग, दो होते तो क्या होता। ऐसे दो होते तो एक अच्छी चीज होती कि रात नहीं होती। क्यों रात कहां से होती, जब हम यहाँ आते तो कुछ और यहाँ आते तो कुछ और। ठीक है, तो कंडीशन थोड़ी सी अलग होती। ठीक है, चलिए हम आते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने ये कहा था, अच्छा एक चीज और आपने देखी होगी कई बार बुक्स में या कहीं पर भी, कुछ इस टाइप से बना होता है। यहां पे हम बना देते हैं सन, और एक इस टाइप से बना होता है, फिर इस टाइप से बना होता है, फिर यहाँ पे ऐसे बना होता है मार्स, अर्थ, ये सब चीजें बनी होती है। ठीक है, वो इसी को बताती है। ठीक है, तो केपलर्स के जो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो इन्होंने ये कहा था लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड पोजीशन ऑफ द सन वन ऑफ द टू प्रिंसिपल फोकी। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओवल शेप। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो, एंड पोजीशन ऑफ द सन वन ऑफ द टू प्रिंसिपल फोकी। क्लियर है, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो सन की पोजीशन होती है वह होती है वन ऑफ द टू, दो में से किसी एक प्रिंसिपल फोकी पर। चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बन गया मेजर एक्सिस, ये बन गया माइनर एक्सिस, एंड पोजीशन ऑफ द सन वन ऑफ द टू प्रिंसिपल फोकी। ये हो गया सन। ठीक है, और यहां पे हमारे हो गए प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो क्लियर है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड पोजीशन ऑफ द सन वन ऑफ द टू प्रिंसिपल फोकी, किसी एक प्रिंसिपल फोकी पे सन होता है। तो यहां आ गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है केपलर्स लॉ में, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, यह बताता है कि जो एरिया वेक्टर होता है यह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। लॉ ऑफ एरिया की अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ जो है यह बताता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यार इसका मीनिंग क्या है कि एरिया वेक्टर कांस्टेंट होता है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहां देखिए, यह बताता है कि जो प्लैनेट होते हैं ना, ये इक्वल एरिया स्वीप करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रीजन समझिए क्या होता है, प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क तो होता नहीं है। अच्छा, ये भी क्यों नहीं होता है, ये भी देखिए। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन थीटा होता है। ये हो गया अपने पास। अब चलिए एक हम यहां पे और बना ले रहे हैं, इलिप्स इलिप्स बन गए पूरे। ये हो गया सन की पोजीशन। अब आप बताइए कि यहां पे प्लैनेट है, तो ये क्या हो गया, आर हो गया ना। और इस प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही यहां पे काम कर रहा है। तो जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अपोजिट है तो 180। अपोजिट का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यहां पे ग्रेविटेशन में। तो यहां पे थीटा क्या हो गया, 0।
तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन 0, यानी कि जो प्लैनेट पर टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0। तो जो फॉर्मूला होता है dl अपॉन dt, ये होता है टॉर्क। तो ये बताइए कि अगर टॉर्क 0 है तो dl अपॉन dt भी क्या होगा, 0। तो L हमारा क्या हो जाएगा यहां से, कांस्टेंट। यही बता रहा था मैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ एरिया में अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, लॉ ऑफ एरिया में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है। तो रोटेशन मोशन में एक चीज आपने देखा होगा, ये एक आदमी 2 डंबल ऐसे लिए हुए तो स्लो चल रहा है, और जो ही ऐसे किया उसने स्पीड बढ़ गई। क्यों, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था। पहले जब उसने हाथ ऐसे किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, डिस्टेंस ज्यादा था तो स्पीड स्लो थी। और जब उसने डंबल को ऐसे किया तो डिस्टेंस कम हो गई तो स्पीड क्या हो गई, फास्ट। समझिएगा इस चीज को, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड कम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। और अगर कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आया तो सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है प्लैनेट की डिस्टेंस ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी स्लो, डिस्टेंस कम है, एंगुलर वेलोसिटी फास्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया ये बताता है कि अगर प्लैनेट सन से डिस्टेंस ज्यादा है प्लैनेट का, तो प्लैनेट काफी स्लो चलता है, और अगर सन के पास आता है तो क्या होगा, काफी फास्ट चलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका हम लोग नोट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, तो हम ऐसे कहते हैं, यहां समझिए पहले थोड़ा सा। मान लीजिए कि प्लैनेट पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से प्लैनेट कहां चला गया, पॉइंट बी पर। तो ए से बी तक जाने में, चलो मान ले रहे हैं टाइम जो ले रहा है वो स्मॉल टी ले रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया एस, सन की पोजीशन है एस मान लिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एबीएस। ठीक है, अब हमने कहा कि चलो यार कुछ देर रुक जाते हैं, कुछ देर रुक गए, फिर प्लैनेट अपना आ गया कहां पे, पॉइंट बी पे, सी पे। और सी पर जो ही आया फिर हमने अपना टाइम चालू कर लिया कि चलो यार टाइम चालू कर लेते। और जब टाइम अपना चालू किया तो वेट करने लगे 0 1 2 3 4 5, जो ही टी हुआ एक पॉइंट हमने यहां पे मार्क कर लिया डी, और फिर इसका एरिया देखा। तो हम क्या देखते हैं, यहां से यहां तक आने में भी टाइम टी लगा, यहां से यहां तक आने में भी टाइम टी लगा। तो हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एस। इसका मतलब यह है कि प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। मींस एरिया वेक्टर हमेशा इसका कांस्टेंट होता है। तो चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। सेकंड क्या हो गया, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्या, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन आती है वो होता है लॉ ऑफ थर्ड लॉ, कंडीशन नहीं, ये सेकेंड लॉ है, ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है, देखिए डिस्टेंस जो है ना, आप देखिए यहां से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें प्लैनेट की, तो कभी ज्यादा है, कभी थोड़ा सा और कम, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, फिर कम होना शुरू हुआ। हर बार डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, डिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 अप टू Rn। ये हो गया अपना एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से प्लैनेट चला और वापस यहां से एक राउंड कंप्लीट करते हुए वापस यहां पे आ गया।
तो जो भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जो भी टाइम लगता है इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो केपलर ने ये कहा था कि यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा इसको जाने में वो टाइम पीरियड होगा। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, ये थर्ड लॉ है अपने पास। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा सन से उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। जैसे प्लूटो वगैरह के लिए कहते हैं, हालांकि प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया बट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं 269 ईयर के आसपास होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो आप देख लेना। तो कुल मिला के ये है कि सन से प्लैनेट की डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा प्लैनेट का टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा अपना कंप्लीट करने में। जैसे अर्थ है, अर्थ का 1 ईयर लगता है। अर्थ से पहले अगर कोई है प्लैनेट तो 1 ईयर से कम लेगा। अर्थ के बाद है, अर्थ से अगर जो डिस्टेंस है सन की उससे ज्यादा डिस्टेंस पर कोई प्लैनेट है तो वो क्या करेगा? 1 ईयर से ज्यादा लेगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉज हैं, एक बार फिर से मैं इसको आपको बोल दूं। सबसे पहले है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड पोजीशन ऑफ द सन वन ऑफ द 2 प्रिंसिपल फोकी। सेकेंड रूल्स क्या है? लॉ ऑफ एरिया, मींस एरिया वेक्टर ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, वो क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है? क्योंकि फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है हमेशा 0 होता है। खैर इस पर आपको नहीं जाना। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एरिया, तो आप यही कहोगे प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और जो ये थर्ड लॉ आता है वो क्या बोलता है? थर्ड लॉ ये कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। जो ये बताता है कि सन से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लेगा प्लैनेट एक कंप्लीट ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ग्रेविटेशन से पहले एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि जुपिटर टेक्स कितना 11.86 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 11.86 ईयर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर? इसकी डिस्टेंस कितनी है सन से, और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस यहां पे दिया है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब देखने से लग रहा है किसकी बात हो रही है यहां पे? किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड। तो अगर डिस्टेंस और टाइम पीरियड की बात हो रही है, इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि डिस्टेंस टाइम पीरियड की बात होने के साथ केपलर थर्ड लॉ ही लगेगा। ठीक है, तो केपलर थर्ड लॉ क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक काम करते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब इसको हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या? R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें T1 की, तो एक काम करते हैं, जो 1 है यहां पे 1 लगाया है हमने ना, तो ये जो 1 है ये इसको हम किसको दे दे रहे हैं? इसको हम दे दे रहे हैं किसको लिए? जुपिटर को। ठीक है, और जो 2 है एक किसको दे रहे हैं? अर्थ को। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? तो 1 जुपिटर को दे दिया, तो T1 स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में हमें फाइंड नहीं टाइम तो दिया है ना जुपिटर का, कितना दिया है? ये दिया है 11.8 ईयर।
अच्छा T2 किसके लिए? अर्थ के लिए। तो अर्थ कितना टाइम लेती है? 1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से क्या है अपने पास? R1, यही तो हमें फाइंड करना है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो R1 1 जुपिटर के लिए है, ये हमें नहीं पता, लेकिन R2 ये जो डिस्टेंस होती है, ये होती है 1.5 इंटू 10⁸ का क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं R1 क्यूब इक्वल टू 11.86 था ना, हाँ 11.86 का स्क्वायर, 11.86 का स्क्वायर इंटू कितना? 1.5 इंटू 10⁸ का क्यूब। तो R1 क्या हो जाएगा यहां से? अंडर रूट 11.8 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁸ का क्यूब, और ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, या फिर इतनी की का, ये तो बच्चों वाला हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं पावर 1/3। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल टू 11.8 टू द पावर 2/3, और ये तो यही हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। लॉग से या कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा केप्लर्स के बेस पे हमें अगर कोई न्यूमेरिकल करना है जो इस टाइप से गिवन है, तो फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केप्लर्स हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो न्यूटन ने यह कहा था कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज ले लो, यूनिवर्स में कोई भी टू बॉडीज, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये इनका नेचर है, उन्हें करना ही है। अब जैसे यहां पे ये मार्कर और ये मार्कर हो गए, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहोगे यार अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे के पास क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ के अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, कि यूनिवर्स की कोई भी टू बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक मास है m1, यहां पे सेकंड मास है m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये क्या है? r। m1 और m2 के बीच का सेपरेशन क्या है? r। तो न्यूटन ने ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स F से। ठीक है, अब समझिए इस चीज को जो मैं आपको बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द टू बॉडीज इन यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये करते ही हैं। ठीक है, और फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब इसमें देखिए, तो न्यूटन्स ने यह कहा था कि जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज होगा। ठीक है, पहली कंडीशन इन्होंने कहा था जितना ज्यादा इनके मास का प्रोडक्ट होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो अभी जो आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि दो मार्कर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका मास का प्रोडक्ट क्या होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में? ठीक है, अर्थ का जो मास होता है 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्स होता है। ठीक है, और ये 6 kg नहीं है,
तो इनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी टू बॉडीज, ठीक है। अब हो गया ये इक्वेशन 1, और फिर इन्होंने ये कहा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक तरह से हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द टू बॉडीज इन यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड द magnitude of force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of separation between them। ये होता है, क्लियर है। अब अगर चाहो तो आप ये भी लिख लो कि let two bodies of mass m1 and m2 placed at a separation r, ठीक है। let two bodies of mass m1 and m2 placed at a separation r and the force of and the gravitational force of attraction, वैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता ही है, बिटवीन देम इज एफ। अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों बॉडी के बीच में मीडियम क्या है, मानो तो कुछ भी रख दो जो आपको बेटर लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं है इन दोनों के बीच का, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है। अब देखिए आप यहां से हम यहां पे लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। या फिर हम ये यूज कर सकते हैं F इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए इक्वल टू यूज करेंगे, और ये होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब G क्या है, तो हम ये कहते हैं कि वेयर कैपिटल G इज कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। स्मॉल जी नहीं है, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ तो हर जगह ये सेम होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है G, ये होता है 6.673 होता है, लेकिन 6.67 ही बहुत है, इंटू 10 टू द पावर -11 G की वैल्यू, और जो यूनिट होती है ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ G क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ G क्या हो जाएगा, न्यूटन का होगा MLT-2, मीटर स्क्वायर का L2 एंड केजी का M2। तो फाइनली क्या हो गया, M-1 L3T-2, ये हो गया डायमेंशन। बट मेरा सजेशन आप लोगों से हमेशा यही रहता है कि आप G की जो वैल्यू है 6.67 ना यूज करके आप 20/3 इंटू 10 टू द पावर -11 यूज करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आंसर अप्रॉक्स सेम ही आता है, ठीक है। क्योंकि 6.67 में मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आप 20/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 1% की इजिली ये हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पे टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। काफी आसान है,
और अभी स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो काफी इजी इसीलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एक मास है M1 कितना 10 kg एंड M2 जो है ये कितना है 30 kg और इनके बीच का जो सेपरेशन R है ये है 20 सेंटीमीटर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये हो गया 0.2 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब जो फॉर्मूला अपने पास होता है ये होता है F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने पहले आपसे कहा था कि G की वैल्यू आपको 6.67 लेके करने में, अब देखिए कैलकुलेशन कितना टफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर हम लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, चलो M1 में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है 10 kg का है, M2 में भी कोई दिक्कत नहीं है कितने का है 10 kg के बाद 30 kg का, और ये भी है 0.2 का स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी आएगा उसमें 6.67 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 6.67 की जो वैल्यू होती है आपको भी पता है अप्रॉक्स कितनी होती है 20/3, तो फिर हम यहाँ पे 20/3 यूज करेंगे, यह बेटर है। तो देखिए 3 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 10, तो अपने पास आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 100 अपॉन 2.04, ये हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -11, तो यानी कि -9 अपॉन 0.04, ये हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 100, तो 4 से हो गया 5। ठीक है, और फाइनली अपने पास आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन जो हम यूज करते हैं किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमारे पास बात आती है इस चीज की, ये आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए इसके बाद चालू करते हैं हम इसमें। ये तो हो गया, काफी आसान है, हालांकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते। अभी ट्रायंगल में और उसमें भी रिजॉल्विंग का हम देखेंगे तो क्वेश्चन टफ आएंगे आपके। ठीक है, बट ये अभी आसान है। तो पहले हम चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज हमने जो यूज किया था उसमें अपने पास क्या था, उसमें यह था कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहली चीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड अगर बात की जाए तो आपने कहीं ये नहीं सुना होगा, अब चूंकि बात आ रही है, आपने देखा है कि साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग और एंटी मास का भी एक सिस्टम आ गया है, लेकिन अभी जब तक वो चीज आएगी नहीं, क्लियर नहीं है, तब तक अभी नहीं हम कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि जो नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो नोट कीजिए, अगर आप चाहो तो बाकी सुन लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इट इज द मीडियम इंडिपेंडेंट। जैसे M1 और M2 के बीच का सेपरेशन R है,
और इनके बीच में एयर है, तो इनका जो फोर्स है वो F है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि M1 और M2 के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, एयर के अलावा कोई भी मीडियम, तब भी ये फोर्स F ही रहेगा। आता ही समझ में? M1 M2 के बीच में एयर है, तब भी फोर्स F है, एंड M1 और M2 के बीच में कोई मीडियम रिप्लेस कर दिया हमने, तब भी ये जो फोर्स है वो F ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम रहेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। कोई भी ऐसा फोर्स जो मीडियम डिपेंडेंट होगा वो यूनिवर्सल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर है, इंडिया में है तो इलाज से सही हो जाएगा, थोड़ी सी मतलब कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो इंडिया में है तो आप सही हो जाओगे। अफगानिस्तान में है या फिर पता चला सीरिया में है तो आप निपट जाओगे। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई अच्छी कंट्री में, हालांकि कोरोना में तो सबसे बेटर हम ही साबित हुआ, बट फिर भी मान ले रहे हैं जहां हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा, इटली हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो वहां आपको यहां से भी कम प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये हेल्थ प्रॉब्लम यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए डेथ की बात तो यूनिवर्सल है। आप चाहे इंडिया में रहो, चाहे अफगानिस्तान में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे सीरिया में, चाहे यूएस में, ये यूनिवर्सल है कि आपको मरना है। ठीक है, क्योंकि वो कंट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई भी लॉ अगर यूनिवर्सल है वो मीडियम पे, सराउंड पे डिपेंड नहीं करता, वो हर जगह सेम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए यूनिवर्सल फोर्स है। अगर मीडियम डिपेंडेंट होगा, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर वो यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल हो गया। ये काफी वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक होता है। अब आप कहोगे कि यार ये वीक होता है फिर काम कैसे करता है? तो वीक फोर्स इसलिए होता है क्योंकि जो जी की जो वैल्यू है ना, आप देखिए जो जी की वैल्यू है ना यहां पे, तो ये जी जो है वो कितना है, 6, चलो जो भी नेचर, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन ये मैंने कहा था वीकेस्ट फोर्स है, इससे वीक फोर्स तो आपको मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि इससे वीकेस्ट फोर्स आपको मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन काम कैसे करता है? तो प्लैनेट के मास इतने बड़े होते हैं स्टार के कि उनकी वजह से इफेक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसके साथ, ये लॉन्ग रेंज को कवर करता है, ये हमेशा लॉन्ग रेंज को कवर करता है। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई कि एक तरफ कह रहे हैं सर कि वीकेस्ट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं लॉन्ग रेंज को कवर करता है। तो देखिए उसका रीजन समझिए, वीकेस्ट होने का और लॉन्ग रेंज कवर करने का, फोर्स जितना ही स्ट्रांग होगा रेंज उसकी उतनी कम होगी, अब फोर्स जितना वीक होगा रेंज उतनी ज्यादा होगी, फिर वही कंफ्यूजन। आप सोचिए दुनिया का स्ट्रांगेस्ट फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। रेंज क्या है? 1 फर्मी मीटर से भी कम है। उससे थोड़ा सा वीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, रेंज थोड़ा सा उससे ज्यादा है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ मीटर तक है, रेंज और बढ़ गया। उससे थोड़ा सा वीक है मैग्नेटिक, लेकिन रेंज देखिए अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और रेंज देखिए कहां से कहां तक है, एक प्लैनेट से, एक स्टार से दूसरे स्टार तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होता है ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेंज। फोर्स की स्ट्रेंथ रेंज के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये कंडीशन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, ये कंडीशन आती है। तो क्लियर है, ये काफी लॉन्ग रेंज कवर करता है। सेंट्रल फोर्स होता है ये हमेशा। ठीक है, यानी कि दो बॉडी के बीच में अगर हम रखें तो जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करती है उसी को एक
लाइन पर फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव होता है सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव मींस पाथ इंडिपेंडेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बॉडी वर्क डन जो होगा। देखिए कंजर्वेटिव के डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, नॉन कांटेक्ट होता है क्योंकि दो बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। वैसे आपको बताएं ये तीनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। अगर फोर्स सेंट्रल होगा तो कंजर्वेटिव होगा, अगर कंजर्वेटिव होगा तो नॉन कांटेक्ट होगा, अगर फोर्स नॉन कांटेक्ट होगा तो सेंट्रल होगा कंजर्वेटिव होगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो नॉन कांटेक्ट सेंट्रल होगा, अगर सेंट्रल होगा तो कंजर्वेटिव नॉन कांटेक्ट होगा। कोई भी चीज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसके आगे हम आएंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का क्या रिलेशन है, और वेक्टर फॉर्म पर भी आएंगे इसके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।